आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 9:30 बज चुके हैं। अब तक आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। और अब तक में सबसे पहले बात करेंगे अमरीकी सदर का मशरिकी वुस्ता दौरा। आज उसका दूसरा दिन है। कल उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया और वो आज कतर पहुंचे हैं। जी नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त कतर के अंदर है, जहां वो आज बाद दोपहर कतर पहुंचे हैं, जहां पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो मशरिकी वुस्ता है, सऊदी अरब के बाद अब वो कतर पहुंच गए हैं। दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी ने उनका इस्तकबाल किया है। आपको बताते चले, उन्हें कतर के शाही महल लाया गया, जहां अमरीकी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया है। बड़ी खबर, अमरीकी सदर जो मशरिकी वुस्ता के अहम दौरे पर है और इस सिलसिले में उन्हें आज गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया है। इससे कबल दोहा आमद पर जहाज में उन्होंने मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि उनके मशरिकी वुस्ता के दौरे का मकसद इजराइल को साइडलाइन करना नहीं, बल्कि उनका ये दौरा इजराइल के लिए भी अच्छा साबित होगा। उनका कहना था कि इस दौरे की अहम बात शाम से पाबंदियां हटाना है। रियाज में शाम के अबूरी सदर से मुलाकात अच्छी रही, इन बातों का भी उन्होंने इजहार किया है। सऊदी अरब की अच्छी मेज़बानी पर उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया है। और अमरीकी सदर ने यह भी कहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनकी अहमियत में शामिल है। चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले ही आगे निकल चुका है और उन्होंने कहा है कि इससे कबल वो क्रिप्टो में भी आगे निकल जाए, उस पर काम करना होगा। ये अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है। आपको बताते चले कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दौरा मशरिकी वुस्ता का आगाज सऊदी अरब से किया है। वो कल सऊदी अरब में थे, जहां उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान अहम दिफाई इक्तिसादी मुआहदों पर दस्तखत किए गए हैं, जबकि सऊदी खलाई एजेंसी और नासा के दरमियान मुआहदे पर भी दस्तखत हुए हैं और ये अहम दौरा माना जाता है आज कतर का दौरा। आपको बताते चले, उसके साथ साथ ही अमरीकी सदर का ये मशरिकी वुस्ता का दौरा काफ़ी अहम माना जाता है, जहां कतर पहुंचने पर जो दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी ने उनका इस्तकबाल किया है और शाही महल के अंदर अमरीकी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बढ़ते आगे बात जरा इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की भी करते हैं। उनकी जानिब से एक बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से कहा गया है कि गजा से हमास का मुकम्मल सफाया कर लिया जाएगा और जंग खत्म करने का कोई इरादा अभी तक उनके पास नहीं है। उन्होंने कहा है कि गजा से हमास को हटाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से कहा गया है कि गजा पर इजरायली हमलों में जहां पर ख्वातीन, बच्चों और सहाफ़ियों समेत कम अज कम गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 92 अफराद से ज़ायद हलाक हुए हैं। गजा के हुक्काम ने एक जानकारी इस हवाले से दी है। ताम तबाकुन इजरायली जारियत अब अपने 20वें महीने में दाखिल हो रही है और गजा पर कब्जा, ज़ेर कब्जा इलाकों पर कब्जा, फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती जनूबी गजा से बेघर करना और निजी सिक्योरिटी कंपनियों के साथ इमदाद की तकसीम का कंट्रोल हासिल करना शामिल है। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के हुक्काम के मुताबिक इजरायली जारियत से अब तक गजा के अंदर तकरीबन 52,000 गजा में तकरीबन 52,000 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर ख्वातीन और बच्चे शामिल हैं। इस हवाले से नेतन्याहू की जानिब से क्या कुछ कहा गया है, सुनाते हैं। אנחנו עומדים, לא רוצה להגיד דברים, אבל אנחנו בימים קרובים מאוד נכנסים בכל העוצמה להשלים את המהלך. להשלים את המהלך זה להכניע את החמאס. זה
अब जरा बढ़ते हैं आगे, बात जरा तुर्की और अजरबैजान की भी करते हैं, क्योंकि एक बड़ा झटका दोनों मुल्कों को लग सकता है। तुर्की और अजरबैजान को बड़ा झटका, जहां पर गुज़िस्ता 6 दिनों के दौरान तकरीबन भारत की जानिब से 50% जो दौरे हैं वो मनसूख कर दिए गए हैं। गाजियाबाद के अंदर तुर्की के सेबू का बाइकाट भी कर दिया गया है, क्योंकि उनका मानना है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान की हिमायत की है, उसकी वजह से ये दौरे मनसूख कर दिए गए हैं। तुर्की के सेब उनका भी बाइकाट कर दिया गया है। भारत तुर्की के साथ तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता कर सकता है, ये ज़राए के हवाले से खबर आ रही। लेकिन जो बड़ी और अहम खबर कि तुर्की और अजरबैजान के 50% से ज़्यादा दौरे पाकिस्तान के हामी जिस तरह से हिमायत की गई है, उस हिमायत के बाद ही ये सिर्फ 6 दिनों के दौरान ये दौरे मनसूख कर दिए गए हैं। अंकारा की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत पर भारत और तुर्की के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान साहबाबाद मंडी गाजियाबाद में फलों के ताजरों ने तुर्की सेब और दीगर दरामदात के बाइकाट का ऐलान किया है और मुल्क पहले आता है। उन्होंने कहा है कि ताजरों की जानिब से कहा गया है कि पहले मुल्क आता है, उसके बाद उनका कारोबार आता है। और इसी हवाले से आज तकरीबन एक तो सेबों का बाइकाट कर दिया गया है, दूसरा जो तुर्की और अजरबैजान जाना चाहते थे, जिन्होंने दौरा रखा था, बुक किया था, उन्होंने अपने दौरों को मनसूख कर दिया है। ये पाकिस्तान के बीच में जो ये तनाव जो है ये बढ़ने से टर्की का उनका ड्रोन्स का यूज करना सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट किया हमारे ट्रैवल इंडस्ट्री के, बिकॉज हमें लगता है कि हमने टूरिज्म में इनकी बहुत हेल्प करी है, दोनों कंट्रीज की, अजरबैजान की भी और टर्की की भी। एंड स्पेशली कोविड के बाद तो हमने बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट किया। आज हम अजरबैजान में भी के 3rd के 4th लार्जेस्ट मार्केट हैं, बहुत कम फ़र्क से। और इवन इन टर्की हमारे लास्ट ईयर 2024 में 3,30,000 आदमी गया है। एंड इकोनॉमी में हमारा करीबन इंटायर ट्रेड का 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है हमारी टर्की के साथ, बिकॉज हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। ट्रेड वैल्यू हमारी 90,000 करोड़ की है। तो आई थिंक ये सब देखते हुए जो लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं। चलिए बढ़ते आगे बात। अब जरा जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत कुछ जाली खबरें फैलाने पर कार्रवाई की गई है, उस सिलसिले में तुर्की चीन के कई एक्स अकाउंट बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब ग्लोबल टाइम्स जो है उसे अब दोबारा से बहाल कर दिया गया है। जो सोशल मीडिया अकाउंट है ग्लोबल टाइम्स जो हैंडल है उसका दोबारा से बहाल कर दिया गया है। पहले इसको ब्लॉक कर दिया गया था और उसके साथ साथ ही जहां ग्लोबल टाइम्स और TRT वर्ल्ड जो तुर्की का एक सोशल मीडिया अकाउंट है उसको भी ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन अब ग्लोबल टाइम्स को भारत की जानिब से दोबारा से बहाल कर दिया गया है। चंद घंटों तक बंद रहने के बाद ग्लोबल टाइम्स को दोबारा से बहाल कर दिया गया है। TRT वर्ल्ड और ग्लोबल टाइम्स को पहले हुकूमत की जानिब से ब्लॉक कर दिया गया है। ये तुर्की के सरकारी टीवी चैनल जो TRT है और चीन का जो दूसरा ग्लोबल टाइम्स है मीडिया सोशल मीडिया हैंडल, उनको ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन अब जो ग्लोबल टाइम्स है उसे दोबारा से बहाल कर दिया गया है। ये न्यूज़ पोर्टल इस भारत के ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक उन पर जो इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये जाली खबरें फैलाते पाए गए हैं, जिसके बाद ही उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। लेकिन चंद घंटों तक ब्लॉक रहने के बाद ही ग्लोबल टाइम्स को दोबारा से बहाल कर दिया गया है। लेकिन जो TRT वर्ल्ड जो सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल है वो फिलहाल ब्लॉक की है, लेकिन जो ग्लोबल टाइम्स सोशल मीडिया अकाउंट है उसे बहाल कर दिया गया है। चंद घंटों तक बंद रहने के बाद इसे दोबारा से खोल दिया गया है। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं आगे। बात जरा जम्मू कश्मीर की भी करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी कुदरत का एक अनमोल अतिया है जिसे जीने की ख्वाहिश हर सांस तक नहीं मरती। लेकिन दुनिया में ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं जब एक शख्स अपनी जान पर खेल कर दूसरे
शख्स की जिंदगी बचाने की कोशिश करता है। ऐसे अफराद की मिसाल सरहदी जिला राजौरी से उस वक्त देखने को मिली जब रवां माह की 10 तारीख को राजौरी में पाकिस्तानी शेलिंग के दौरान जब सब लोग अपनी जान बचाने की कोशिश में महफूज मकामात की तरफ भाग रहे थे, तो ऐसे में एक शख्स ने अपनी जान पर खेलकर कई लोगों की जान बचाने की कोशिश की। अगरचे कुछ लोगों की जान बचाई गई, लेकिन कुछ लोग अपनी जान वो खो बैठे हैं। और वो जान बचाने वाला शख्स जिसने अपनी जान पर खेलकर उन लोगों को जो अस्पताल पहुंचाया, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वो शख्स एम्बुलेंस ड्राइवर सईद वानी है, जिन्होंने एडीसी राजकुमार थापा और 2 बैरून रियासत के अफराद के साथ कई लोगों को जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की है। ये वो वक्त था जब आम लोगों के साथ, ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये वो एम्बुलेंस ड्राइवर है जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर उन जख्मियों को उस दिन अस्पताल पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की है। और ये कोशिश उस वक्त की गई जब सब लोग वहां से भाग रहे थे, जब पाकिस्तान की तरफ से गोले बरसाए जा रहे थे, गोलू और गोलियां चलती थी, और ऐसे में सब लोग महफूज मकामात की ओर भाग रहे थे। लेकिन इस शख्स ने अपनी जान पर खेलकर उन जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की। कुछ लोगों की जान तो बच गई है, लेकिन जो एडीसी राजौरी उनकी जान चली गई, जबकि जो 2 बैरून रियासत के अफराद थे जिनमें से एक बच्चा भी शामिल था, उनकी जान चली गई है। जब आम लोगों के साथ साथ अस्पताल से कई डॉक्टर भी अपनी जान बचाने के लिए भाग चुके थे और वो अपनी खुदमात जो ड्यूटियां हैं, ड्यूटी पर गैर हाजिर भी रहे, वो भी अपनी ड्यूटी छोड़ गए और अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने भी ड्यूटी से बायकाट कर दिया, जिसके बाद ही उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। लेकिन जो सच्चाई है कि इस एम्बुलेंस ड्राइवर की जानिब से कई लोगों की जान बचाई गई और वक्त पर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। जब रात को आपको कॉल किसकी तरफ से आपको कॉल की गई और जब आप पहुंचे वहां थापा साहब के, किस तरह का माहौल था, किस तरह रेस्क्यू उनको किया गया? हम रात को इधर ही थे ना जी, तो सुबह साहब को फ़ोन आया था ना जी, 5:25 पे कॉल आई थी उनको। तो साहब ने बोला ना जी कि ऐसे ये मसला हो गया तो आप जल्दी जाओ। तो थापा साहब एडिशनल डीसी साहब के ना जी क्वार्टर पे ना जी हम पहुँचे उधर ना जी, उनको फिर रेस्क्यू किया, उधर से ना जी जीएमसी में ले गए, तो उधर छोड़ा ना जी। उसी के साथ साथ दूसरा फ़ोन भी हमें साथ साथ में ही आ गया, जो इंडस्ट्री एरिया में हुआ ना जी, तो वो भी साथ साथ में ना जी। जब उनको लेने के लिए गए ना जी, उस वक्त शेल चल रहे थे ना, वो फिर पहुंचाया, जैसे वो पेशेंट साथ साथ में तीसरा फ़ोन अभी वो पहुंचाया ही नहीं था, रास्ते में थे ना जी, जो आती हुआ था। फिर साथ साथ में उधर पहुंचे ना जी, उसको लेके ना जी अभी बाहर ही निकले थे हॉस्पिटल के, तो साथ में डांगरी घुनी में हो गया ना जी। फिर पहुंचे उनको भी लेके फिर ना जो राजौरी में जीएमसी में लाया ना जी। वानी साहब, ऐसे हालात में जब डॉक्टर भी राजौरी छोड़कर भाग गए, क्योंकि कई खबर भी सामने आई, कुछ डॉक्टर कुछ पैरामेडिकल स्टाफ भी भाग निकले, आपने ऐसा क्या सोचा कि उस वक्त ऐसे हालात में जब शेलिंग का सिलसिला लगातार जारी था तो उस वक्त भी आप वहाँ पहुँचे? सर ड्यूटी है हमारी ना जी, आते हैं हम 3 दिन से ना जी इधर ना जी, डे और नाइट 24/7 ड्यूटी कर रहे थे हम 5 ड्राइवर ना जी। किस तरह के हालात थे उस वक्त उन दोनों जगह पर, जहाँ थापा साहब की अगर बात करें या दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ था, जहाँ 2 लोगों ने अपनी जान, उस वक्त उस जहाँ पहुँचे जिस वक्त, किस तरह के हालात थे वहाँ? था ही नहीं बंदे, वो तो कोई दिख ही नहीं रहा था हमें ना जी, सिर्फ खाली ना जी क्या अच्छा शेलिंग ही हो रही थी, सिर्फ आवाज़ें दिख रही थी हमें और कुछ नहीं दिख रहा था। हमारे साथ मेरे साथ दूसरा ये ड्राइवर भी था हमारे साथ, जब एम्बुलेंस लेके गए था ही नहीं कोई, ना उठाने वाला हमें मिला तो ना कुछ उस टाइम ना। फिर हमने आवाज़ दे के उनको बुलवाया नहीं, तो फिर उनको उठा के बीच में रखा गाड़ी में। आज चीफ मेडिकल ऑफिसर के दफ्तर में तैनात हैं, मेडिकल कॉलेज के अमला अलग था, आपको यहीं रखा गया था उस दिन? क्या हमें एक दिन पहले ना जी बोल दिया था ना जी, हाई अलर्ट पे रखा हुआ था हमें ना जी, 5 ड्राइवरों को ना जी इधर ही ना जी, रात को स्टे भी इधर ही करना, किसी टाइम भी कोई इमरजेंसी बन सकती है तो आप इधर ही रुको ना। उस वक्त के हालात सिर्फ आप बताएं, कैसे हालात थे जब आप लोग रेस्क्यू कर रहे थे? सर उस वक्त तो बाहर सिविलियंस तो कोई भी नहीं था, तो जैसे फिर सर ने हमें जैसे जैसे डायरेक्शन देते गए, लोकेशन बताते गए कि यहाँ कोई जिस लोकेशन पे कुछ कैजुअलिटी हुई है, तो फिर सर का साथ लेके हमने ये पूरा काम किया।
बिल्कुल, आप देख सकते होंगे ये वो लोग हैं जिन्होंने ऐसे हालात में काम किया जब शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से लगातार जारी थी। मगर ऐसे हालात में जब राजौरी से कई डॉक्टर भी मेडिकल कॉलेज के अंदर से भाग निकले, मगर ये वो बहादुर लोग हैं जिन्होंने शेलिंग के दौरान उन लोगों को रेस्क्यू किया जिनकी हालांकि शहादत भी हुई, मगर ज़ख्मियों को भी रेस्क्यू किया। ऐसे हालात में जब पाकिस्तान की तरफ से राजौरी को टारगेट किया जा रहा था और शेलिंग की जा रही थी, ऐसे हालात में ये काम करने वाले वो लोग हैं जिनको सराहना आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वो लोग हैं, इनको वो योद्धा कहेंगे जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर कई लोगों की जान उस वक्त बचाई। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। इधर इस हवाले से चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए कहा है कि उस नौजवान ड्राइवर ने कई लोगों को बरवक्त अस्पताल पहुंचाया, जिनमें से 3 ने दम तोड़ दिया, जबकि कई लोगों की जान बच गई। सैयद जी हैं, उनको वानी साहब को मैंने 5 बजे, 5:15 बजे ही अलर्ट किया और इमीडिएटली मेरे 4 ड्राइवर्स जो थे वो रश किया और मिस्टर वानी जो हम मेरे ड्राइवर हैं मिस्टर सैयद वानी, मैं कह रहा हूँ कि बहुत फुर्तीला लड़का है हमारा, और इमीडिएटली उन्होंने रेस्क्यू किया। पहले तो हमारे जो एडीडीसी साहब जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनको वहाँ से रेस्क्यू किया। फिर हमारा इंडस्ट्री में था, वहाँ इंजरी हुई तो इमीडिएटली वहाँ भी रेस्क्यू किया, वही एक ही विजिट में उन्होंने। फिर 3rd विजिट में हमारा धराली पुल भी होता, फिर हमारा गोनी में हुआ था। तो उसी तरह ये चारों, मेरा लगता कि मेरा लड़के इतने अच्छे एक्टिवली और टेलीफोनिकली कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, रेफरल मैनेजमेंट में और फर्स्ट एड देने में मैं हेड्स अप करूंगा अपनी टीम को, सारे डॉक्टर्स को पूरे, और मैं उन सब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वैसे भी वो अलर्ट मोड पे रहें और हम कहीं भी पीछे ना रहें। कि मैंने वही कहा कि नेशन फर्स्ट है, डिपार्टमेंट फर्स्ट है, हमारे लिए हमारे लोग, उनकी हेल्थ वो प्रायोरिटी है, और ये मिशनरी काम मैं और मेरी टीम वैसे ही कर। पाक भारत सरहदी कशीदगी के दौरान कई लोगों ने अपने प्यारों को खोया तो कई लोगों ने अपने घरों को जमीन बोस होते देखा है। पाकिस्तान की शदीद गोलाबारी की जद में आकर करना तहसील के सरहदी गांव हाजी नार के मीर खानदान के 2 मकानात शेलिंग की जद में आकर बुरी तरह से उन्हें नुकसान पहुंचा है। ज़मीर अहमद मीर के मकान पूरी तरह से तबाह हो गया, जबकि उनके भाई नज़ीर अहमद मीर का घर जुज़वी तौर पर उसे नुकसान पहुंचा है। लेकिन नज़ीर मीर की बेटी रुखसाना के शादी के सारे साजो सामान के डब्बे मलबे तले दब गए। गुज़श्ता 9 मई की शब देर गई जब सरहद पार से गोले बरसाए गए तो ज़मीर अहमद मीर की 2 बेटियों के वालिदैन ने कोई शाय बचाने से कबल घर बार ही छोड़ दिया। ज़मीर अहमद मीर, जिनके पास रोज़गार का कोई मुस्तकबिल ज़रिया भी नहीं है, नज़ीर अहमद मीर ने बेटी रुखसाना की शादी के लिए लकड़ी काटने, रेत उठाने और दीगर छोटे मोटे काम करके रकम जमा की थी। उन्होंने नम आंखों से कहा कि उन्होंने कुछ खास नहीं किया था, बस बेटी के लिए अच्छा आगाज चाहा था, लेकिन मलबे को देखकर कहा कि एक गोले ने सब कुछ मिटा दिया है। मोहल्ले के बाशिंदों का कहना है कि चंद घरों को मामूली नुकसान के बावजूद मीर खानदान के घर सबसे ज्यादा मुतासर हुए। उन्होंने कहा है कि पूरे गांव को बस रुखसाना की शादी का इंतजार था और उसके शादी के जश्न में शामिल होने की तैयारी में थे, लेकिन गोलियों और गोलों ने सबको खामोश कर दिया। सुबह सवेरे खवातीन ने टूटे बर्तन और कपड़े जमा किए, जबकि मर्दों ने मलबे से टूटे दीवार के टुकड़े हटाए। रुखसाना ने धूमधाम से शादी करने का ख्वाब बचपन से देखा था, लेकिन बदकिस्मती से अब वो खाली चारपाई पर बैठकर रोती नजर आ रही है। नज़ीर मीर का कहना है कि हम गरीब हैं, लेकिन ख्वाब हमारे भी थे। उन्होंने हुकूमत और खैराती इदारों से फौरी माली और रिहायशी मदद का मुतालबा किया ताकि उनके ख़ानदान की बेटी की शादी की तकरीब हो और वो दोबारा अपना घर आबाद कर सके। मैं इस टाइम लाइन ऑफ कंट्रोल के एक गांव हाजीनाड़ में मौजूद हूं, जहां पर एक शेल आके गिरता है और उस शेल से एक दुल्हन के ख्वाब चिकना चूर हो जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रुखसार नज़ीर की। ये जो मेरे साथ हैं, इनका नाम है नज़ीर अहमद, जो कि रुखसार के वालिद हैं। कौन सी डेट थी, कब ये ऐसा देखने को मिला? ये डेट थी 9-10, हमारे को 9 को हमारा था, 10 को बारात थी। 9 को सुबह 4 बजे हमारे को ये हादसा हुआ। हम घर में थे सब।
तो जब ये गिरा 10 मिनट कम 4 गिरा ये बम आकर, इसने पूरा ब्लास्ट किया। फिर हम उधर जहाँ के थे वहीं रह गए। फिर भी हमारे बच्चे खचे डरे शरे नहीं, मैंने बोला डरो मत। फिर हम निकल कर रात सुबह फिर निकल कर गए हम दूसरे घर में। खत्म हो तो गया। 9 तारीख को ऐसा हादसा देखने को मिला आपको। हाँ, और ऐसा जो हादसा शादी जनाब। की डेट थी वो क्या थी? 10 तारीख थी। 10 मतलब आपने खाना वाना जो आपकी जो खाना तैयारी खाना होती- तैयारी थी ना। 9 को हमारा था, 10 को उनका था। 9 को हमारी तैयारी थी, बस सुबह अब सुबह तैयारी थी। अच्छा अच्छा। वो रात को तैयारी शारी करके रखा, तो शाम को ये ब्लास्ट हो गया 4 बजे। सुबह 10 मिनट कम 4 हुआ। ये 9 फायर हुई यहाँ पर। तो कितना नुकसान जो है आपको देखने को मिला? नुकसान मेरे को बहुत मिला, कम से कम 3-4 लाख का सामान था वो भी गया और मकान भी गया। तो किस तरह से आपने चावल भी दिया। जो बच्ची के लिए सामान तैयार किया था, सब बहुत कुछ मेहनत किया किया, था? बहुत मेहनत किया। 30 साल तो मेरे मकान ही तैयार करते करते हो गया। 2-3 साल हमको लग गया बच्ची का तैयारी करने में, उधर इधर सामान लाने के लिए। कपड़े लाए, सामान लाया, सब कुछ किया तैयार। बरादरी पूरे गांव वालों यानी मलय वालों को बोला कल हमारी तैयारी शारी करके रखो, कल हमारा खाना पकवान पकेगा। तब तक ये बड़ा खुशियाँ सब कुछ उजाड़ दिया हमारा, सब कुछ पूरा हमारा खुशी सब कुछ ख़त्म कर दिया इन्होंने। तो अब आपके पास यहाँ कोई इंतजामिया से कोई आए? अभी कोई इंतज़ामिया आए हमारे पास। MLA साहब आया पहली बार। अच्छा, बहुत एजेंडे आए, बहुत बोकी आए, बाकी सजाद लोन साहब आए। अच्छा, ये उमर अब्दुल्ला साहब भी पहुँचे यहाँ पर। उन्होंने इज़हार किया, देखा शेखा, सहारा दिया, बोला कोई नहीं, चलो आपकी जान बच गई, आपको जो हमारे से इमदाद होगा आपको भरपूर मिलेगा। सब उन्हें। अफसाना की माँ जमीदा बेगम इस टाइम मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी, मेरा नाम है जमीदा बेगम। उस दिन हम इधर ही सोए थे कमरे में, तो रात को 2 बम आए लगे हमारे मकान में। दोनों मकान हमारे ख़त्म हो गए। और बच्ची की शादी की 9-10 दिन को 9-10 को रुटी थी, उसी दिन हमारे को ये हादसा हो गया। घर में कुछ नहीं बचा, जो भी आता देख के चले जाता। गवर्नमेंट जो देगी तो अच्छी बात है, नहीं देगी फिर भी अल्लाह देगा। जिसने हमारे को गिराया वो उठाएगा। कुछ खत्म हो गया। इधर 2-3 चीज इधर नीचे है नाले में, इसमें मिट्टी में। बाकी त्रामा भी खत्म हो गया, टंग दोनों भी खत्म हो गए, कुछ नहीं रहा घर में। आदमी मजदूरी करता है, 30 साल हो गए हमारे को मकान बनाने को, आज सब कुछ खत्म हो गया। बहुत खुशी थी, बेटी बड़ी है, उसकी शादी करने की बहुत खुशी थी। आज कुछ भी नहीं, आज मातम से निकालेंगे। और क्या, अल्लाह का शुक्र आग नहीं लगी। अगर आग लग जाती तो हम इधर ही जल। साबिक वज़ीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अजय सदोत्रा ने आज जम्मू रिहारी इलाके का दौरा किया, जहां उन्होंने पाकिस्तान से हुई गोलाबारी से मुतासर ख़ानदानों से मुलाकात की है। उन्होंने इस मौके पर पाकिस्तान की तनकीद करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने आम लोगों को निशाना बनाया है। अजय सदोत्रा ने यकीन दहानी कराई है कि मुतासरीन की भरपूर इमदाद की जाएगी। पाकिस्तान के द्वारा रिहाड़ी इलाके या फिर जम्मू के अलग अलग इलाके में जहां पर कई घरों को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया, यानी कि मोटार शेल वहां पर जो है वो दागी गई, जिससे कई घरों को जो है वो नुकसान पहुंचा। और इस समय हमारे साथ फॉरेन मिनिस्टर और साथ ही साथ नेशनल एडिशनल जनरल सेक्रेटरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे साथ मौजूद है अजय सदोत्रा, जिन्होंने अलग अलग जगहों पर जो है वो विजिट किया है, उन जगहों पर जहां पर पाकिस्तान के द्वारा जो है वो मोटार शेल दागी गई और घरों को जो है वो बेहद नुकसान पहुंचा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सर, आपने अलग अलग जम्मू के अलग अलग जगहों पर जो है वो विजिट किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बदकिस्मती है कि पाकिस्तान ने जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसको अपना निशाना बनाया और ये निहत्थे लोग हैं और ये आराम से बैठे थे। इस एक्शन की जितनी भी निंदा की जाए कम है। और पाकिस्तान ने जंग जैसा माहौल बना के ज़्यादा अटैक सिविलियंस में किए जम्मू में। मैं नारदनी में भी गया था, वहाँ भी बम पड़े हैं। मैं रायपुर में गया था, वहाँ भी बम पड़े हैं। मैं ठट्ठर में गया था, वहाँ बम पड़े हैं। बलवाल में गया था, वहाँ बम पड़े हैं। एक खैरी में गुजर लड़का मारा गया, बहुत बम से मारा गया, उसके जनाजे में हम गए थे। तो आज हम रिहाड़ी में आए थे, हमारे चंद्रमोहन शर्मा जी और ये साहिल जी और ये अपने गुरनाम सिंह जी, इन्होंने यहाँ प्रोग्राम रखा था कि इनके सबके घरों में जाना है। तो देख के बड़ा दुख होता है कि इन मकानों पे पाकिस्तान ने बड़ी बेरहमी से शेलिंग की है
और परमात्मा का शुक्र है कि यहाँ जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, पर माली नुकसान काफ़ी हुआ है। मकानों का नुकसान हुआ है और गाड़ियों का नुकसान हुआ है। और यहाँ एक सांप को टांग पे लग गई, उसका ऑपरेशन करना पड़ा। एक लड़की है वो भी है, एक को मतलब 3-4 लोग यहाँ इंजर्ड भी हैं। और यहाँ चीफ मिनिस्टर साहब भी चक्कर लगा के गए हैं। अब चीफ मिनिस्टर साहब ने इस सीज फायर के बाद ये ऐलान किया है, एक अपनी इसको इंतजामिया को एक आदेश दिया है, क्योंकि आपको पता है कि इस दौरान उमर अब्दुल्ला साहब उनकी सरकार प्रोएक्टिव रही। उमर अब्दुल्ला साहब ने कोशिश की हर जगह पहुंचने की। क्या रेफ्यूजियों के शेल्टर थे, यानी जो माइग्रेशन करके आए थे, जहाँ यहाँ लोगों का नुकसान हुआ था। जैसे जम्मू में उन्होंने सिटीजन मीटिंग भी की, यहाँ आके तो उन्होंने मिश्रीवाला के, सांबा के, बिश्नोई के यहाँ आए। यहाँ रूपनगर में वो एक राजकुमार जी की डेथ हुई थी, रजौरी मेडिसिन वहाँ गए। और इसी तरह वो रजौरी पुंछ फगवाड़ा में भी गए। उनकी कोशिश रही कि इस सिचुएशन में लोग अपने आप को अकेला न समझे, वो समझे सरकार उनके साथ है। और यकीनन होता है जब सरकार लोगों के साथ हो तो लोग सरकार के साथ हो जाते हैं, एक बड़ी अच्छी बॉन्डिंग बनती है। तो इससे एक इस वक्त सारा जम्मू कश्मीर का पूरा देश इकट्ठा है उग्रवाद के खिलाफ। हम चाहते हैं कि उग्रवाद खत्म हो, मगर उग्रवाद के खत्म करने में आम शहरियों का नुकसान ना हो, वो भी हमें देखना है। क्योंकि अगर आम शहरियों का नुकसान होता है तो फिर हम उग्रवाद को खत्म नहीं कर रहे, कि नई अपने लिए मुसीबत बना रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि सीज फायर हो गया और लोगों को थोड़ी राहत मिली है। अभी भी लोगों के जहनों में थोड़ा डर है। लोग समझते हैं कि ये जो हुआ है ये दोबारा ना हो जाए। आप देखेंगे 6 बजे के बाद बाजार बंद हो जाएगा। पाक भारत के दरमियान हालिया सीज फायर के बाद जिला पूंछ के सरहदी इलाकों में हालात बतदरीज मामूल पर आ रहे हैं। मुतासरा खानदान जो फायरिंग के दौरान अपने घरों से नकल मकानी पर मजबूर हो गए थे, अब वापस अपने घरों की जानिब लौटने लगे हैं। इस मौके पर इंडियन आर्मी ने इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए उन खानदानों को राशन और दीगर बुनियादी ज़रूरियात फराहम की जिन्हें सीज फायर के दौरान जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा था। हमारे यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जो घर टूटे हैं उनको जितना भी इंडियन आर्मी की तरफ से अभी फूड आइटम्स इमरजेंसी जो दिया जा रहा है उनके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और उम्मीद है हमें कि आने वाले टाइम पे भी आर्मी हमारी सहायता करेगी। और उम्मीद है कि इस वार्ड नंबर 3 पे जितने भी घर डैमेज हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि उनको आने वाले टाइम पे भी देखा जाएगा और उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ रिलीफ दिया जाएगा, J&K गवर्नमेंट हो। 7 तारीख को यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग हुई उसमें वार्ड नंबर 3 जो है डुंगस के पास जो है, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ लोगों का। एक मकान तो पूरा का पूरा डैमेज हुआ। आज इंडियन आर्मी यहाँ पे इंडियन आर्मी पूंछ गन्स की एक यूनिट जो यहाँ पे आई और इन्होंने पूरे मोहल्ले में जिनके मकान डैमेज हुए उनको फूड्स किट्स तकसीम की। मैं दिल की गहराइयों से इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो यहाँ पे आके इन लोगों की हौसला अफजाई की और उन्होंने प्रॉपर एस्टिमेट इन लोगों का। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर पूरे मुल्क की तरह बीजेपी कल से जम्मू कश्मीर में तिरंगा यात्रा का इनेकाद करेगी। इस मामले पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के तर्जुमान सुनील सेठी ने गुलिस्तानी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा से बात करते हुए कहा कि रैली ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर निकाली जाएगी। तिरंगे का गौरव बड़ा है, हमारा तिरंगा आसमान में लहरा रहा है, जीत के लहरा रहा है। ये एक स्थिति टकराव की, युद्ध की स्थिति पाकिस्तान ने बनाई थी भारत के ऊपर। भारत मजबूती के साथ जो है इसमें से बाहर आया है। पाकिस्तान ने आतंकी यहाँ पे भेजे और भारत ने आतंकियों के ठिकाने खत्म किए। अगर पाकिस्तान ये कहता है कि वो भी आतंकवाद से जो है ग्रस्त है तो पाकिस्तान को तो वेलकम करना चाहिए था कि हमने आतंकवादी उनके घर के खत्म कर दिए। लेकिन आतंकी जब खत्म हुए तो आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान की फौज जाती है और उसके बाद पाकिस्तान जो है वो भारत के ऊपर अटैक करता है। जब पाकिस्तान अटैक करता है भारत के ऊपर और भारत की आर्मी की यूनिट्स के ऊपर, एक तो हमने उसको ध्वस्त किया क्योंकि उनकी तरफ से फेंकी हुई मिसाइल्स और ड्रोन्स जो हैं वो कैसे हवा में जाया किए गए वो जम्मू की सारी जनता ने देखे। लेकिन उसके मुकाबले में जब भारतीय कार्रवाई हुई तो हमारी कोई मिसाइल, हमारा कोई ड्रोन पाकिस्तान हवा में इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और सभी अपने ठिकानों पर पड़े। तिरंगा लहराया,
भारत में तिरंगा लहराया जम्मू कश्मीर के आसमान पे, जब लोगों ने ड्रोन्स को जो है पाकिस्तान के ड्रोन्स को मिट्टी में मिलते हुए देखा, उसी संदेश को लेके हम पूरे देश में लोगों के बीच में जाएंगे तिरंगा रैलीज निकालने के लिए, लोगों में ये एहसास हो और हिस्ट्री याद रखे इस चीज को कि हमने आतंकवाद को खत्म करने के लिए मजबूत कदम जो है भारत ने उठाया। तिरंगा रैली जो केवल कल ही निकाली जाएगी या बाकी दिनों में भी, यानी कि कितने दिन ये तिरंगा रैली? देखें, ये तिरंगा रैली जो है ये पूरे देश में प्रोग्राम ये चलेगा और अलग अलग जगह पे अलग अलग वक्त पे ये निकाली जाएगी। पूरी जनता जो है वो जुड़ी। मैं खास तौर पे खुश हूँ इस चीज़ के ऊपर कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारे अपोजिशन में हैं, जो पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर हमारे को अपोज करती रही, लेकिन जब बात सेना की आई, जब बात युद्ध की आई, तो वो भी हमारे साथ जो है वो खड़े रहे। ये नया भारत है, ये नया भारत नए रंग लेके आया है, जिसमें हिंदू मुसलमान। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से भारत यात्रा अबू बकर नकवी कौमी कन्वीनर की क़यादत में लाल चौक श्रीनगर में निकाली गई है, जिसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के दीगर जिम्मेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर पहलगाम हमले की मजम्मत करते हुए हमले में जाम बहक अफराद के लवाकीन के साथ ताज़ियत का भी इजहार किया। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद। 140 करोड़ जनता की तरफ से, हिंदुस्तान की मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से ये जो हमारी यात्रा है, ये राजस्थान के जयपुर से रवाना होकर दिल्ली आई, फिर दिल्ली में विधिवत तरीके से मोतिया खान से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सम्माननीय इंद्रेश जी भाई साहब ने झंडी दिखा के हमें रवाना की। इस मार्गदर्शन के साथ, इस निर्देश के साथ कि आप जहां भी रास्ते के अंदर हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर जाते हुए पहलगांव जाकर उन शहीदों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करें, खिराज अकीदत पेश करें, क्योंकि वो हमारे मासूम भाई तो जो है घूमने आए थे एज ए पर्यटक, लेकिन उनकी बहनें और उनकी बीवियां उनकी किस तरीके से लाशों को लेके गई, जो कि पूरी राजस्थान शर्मसार होकर खून के आंसू रो रहा था। हम वहां पे पहुंचे, हरियाणा होते हुए, जम्मू होते हुए, दिल्ली होते हुए हम कल पहलगांव पहुंचे और पहलगांव के अंदर हमारे साथी लोग जो कुलदीप जी, रमेश जी, मीर नजीर साहब, अजीज साहब, जो हमारी पूरी टीम थी, वो पूरी कल पहलगांव पहुंची, श्रद्धांजलि अर्पित की और वहां पे एक रैली निकाली और रैली निकाल के वहां पे अपना मैसेज दिया और मोदी जी से रिक्वेस्ट की, निवेदन किया, मांग की कि पहलगांव के अंदर एक स्मारक बनना चाहिए ताकि जो भी वहां पे घूमने आए तो। चलिए, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है माता वैष्णो देवी के हवाले से, जहां पर हेलीकॉप्टर सर्विस दोबारा से शुरू कर दी गई है। सर्विस 7 दिन के वक्फे के बाद दोबारा से शुरू कर दी गई है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आ रही है कटरा से, जहां पर माता वैष्णो देवी मंदिर के लिए जाने के लिए वहां पर हेलीकॉप्टर सर्विस दोबारा से शुरू कर दी गई है और ये 7 दिन के वक्फे के बाद ही ये सर्विस की दोबारा से शुरुआत हुई है। पाक भारत सरहद पर फायरिंग और कशीदगी के बाद इसे मुअत्तल कर दिया गया था। श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग की जानिब से इस हवाले से कहा गया है कि अब बोर्ड अकीदतमंदों को मुफ्त आरती में शिरकत की सहूलियत भी फराहम कर रहा है। ये उनकी जानिब से कहा गया है। जो कटरा रोड पर लोगों की तादाद में काफ़ी कमी आई है पहलगाम हमले के बाद, उसके साथ साथ ही जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी हुई है, इस कशीदगी के दौरान इस यात्रा पर काफ़ी कमी आई है और इन दिनों आम तौर पर मुसाफिरों से जो वो काफ़ी बड़ा रहता था, लेकिन अब वहाँ पर जो यात्रियों की तादाद है वो बहुत कम है, यानी कि ना के बराबर। अगर आदाद शुमार पर नज़र डालेंगे तो इस महीने की 6 तारीख को मुल्क भर से तकरीबन 12,917 यात्री आए थे, जबकि 7 मई को माता के दर्शन के लिए तकरीबन 12,760 यात्री मुल्क भर से कटरा पहुंचे थे और उसके बाद सिर्फ 8,670 अकीदतमंदों ने 8 मई को, 9 मई को 3,962, 10 मई को 1,352, 11 मई को 1,303, 12 मई को 1,658 और 13 मई को 2,808 अकीदतमंदों ने
मंदिर का दौरा किया था और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तादाद काफ़ी कम हुई है और अब ये माना जाता है कि जंगबंदी के बाद ये दोबारा से ये तादाद यात्रियों की वो बढ़ जाएगी और उसके साथ साथ ही अब ये जो हेलीकॉप्टर सर्विस उसको बंद कर दिया गया था, मुअत्तल कर दिया गया था, दोबारा से अब उस सर्विस को बहाल कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट 2025-26 की तश्कील पर गौर खोज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल रामबन ने आज चेयरपर्सन रामबन डॉक्टर शमशाद शान की सदारत में कॉन्फ्रेंस हॉल रामबन में एक मीटिंग की सदारत की। इजलास में वाइस चेयरपर्सन राबिया खामिद, तमाम डीडीसी, चीफ प्लानिंग ऑफिसर, चीफ डेवलपमेंट काउंसिल, एलडीसी के अफसरान और दीगर जो इंतजामी के अफसरान हैं उन्होंने इस मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग के दौरान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी राजकुमार थापा और दीगर लोगों की मौत पर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई है, जो राजौरी में सरहद पार की हालिया गोलाबारी से अपनी जान हाथ धो बैठे थी। मीटिंग के दौरान चेयरपर्सन ने बताया है कि जिला भर में तरक्याती सरगर्मियों के लिए डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट 2025-26 के तहत 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में हासिल होने वाली पेशरफ्त का तफसीली से जायजा लिया। रामबन के अंदर सबसे पहले तो कंडोलेंसेस पे हुआ जो पीछे हालात रहे जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के अंदर, जिसमें हमारा एक होनहार जो ऑफिसर था जिनकी डेथ हुई राजौरी के अंदर एडीडीसी, तो 2 मिनट का साइलेंस जो है पूरी काउंसिल ने और डिस्ट्रिक्ट रामबन ने जो है कंडोलेंस पे किया। उसके बाद आज हमारा जो कैपेक्स बजट की फॉर्मुलेशन डिस्कशन थी, तो वो आज सभी जितने भी जिसमें डीडीसी फंड्स है, बीडीसी फंड्स है, पीआरआई है या अलग अलग सेक्टरल प्लान्स है जिसमें आपका आरएंडबी आता है, पीडीडी आता है, पीएचई, सभी सेक्टरल प्लान्स पे डिस्कस हुआ हेल्थ एजुकेशन को लेके। तो आज एक फर्स्ट मीटिंग थी, इसमें यही बताया गया कि जो अथॉराइजेशन हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट से मिला है कि जो सीलिंग है एज इट इज़ है जो पिछले साल की थी, तो उसको लेके आज एक फॉर्मल डिस्कशन हुआ है। इसमें अभी हमारी ग्राम सभाज होंगी और अलग अलग लेवल तक ये जो है प्लान जाएगा और सभी डीडीसीज, बीडीसीज और जितने भी हमारे अलग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सभी बैठ के जो है ये डिस्कस करेंगे और फाइनल मीटिंग जो है वो अभी 10-15 दिन के बाद दोबारा होगी, ताकि ये जो प्लान है ये डिस्ट्रिक्ट रामबन के लिए 60 करोड़ जो है इस साल हमें जो है कैपेक्स बजट में मिला है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से पहले ही इसमें जो है देर हुई है, हम जल्द अज जल्द। गर्मियों के मौसम में जंगल में आग लगना मामूल बन जाता है, जिससे माहौलियात और जंगली हयात को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। डीएफओ रामनगर नरेश मल्होत्रा ने कहा है कि महकमे जंगलात मुसलसल चौकन्ना है और गुज़िश्ता 3 दिनों से जंगलात में लगी आग के बारे में लोगों को बेदार करने के लिए एक खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। अब धीरे धीरे टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू हो गया हुआ है और जैसे कि टेम्परेचर राइज होता है, ह्यूमिडिटी कम होना शुरू हो जाती है, तो फॉरेस्ट फायर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड लोगों को अवेयर करने के लिए वार्ता रखी गई है और एक ये अपील भी है कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि हमारी फसलें वगैरह अब कट रही हैं और ऑलमोस्ट लोग फसलों काटने के बाद वो अपनी फसलों के जो अवशेष होते हैं उनको आग लगाते हैं, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज होता है फॉरेस्ट फायर का। और एक कारण दूसरा भी होता है कि जैसे लापरवाही से कोई सिगरेट पी के या कोई जंगल में जलती हुई कोई लकड़ी छोड़ दे, तो वो एक कारण होता है। तो यानी ये दोनों मिला के सबसे बड़े कारण बनते हैं। तो हमारी लोगों से यही गुजारिश है कि कृपया आप अपनी जब फसल के बाद जो उसके अवशेष को जब जलाएं, तो एक तो डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें और दूसरा देख लें, जैसे जिस दिन ज़्यादा हवा हो उस दिन अवॉइड करें, मॉर्निंग में करें, आफ्टरनून में या इवनिंग में ना करें। तो ये कुछ ध्यान रखना है। उसके अलावा जहाँ तक हमारी तैयारियों की बात है, तो ऑलरेडी जो हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑलरेडी बड़े पैमाने पे कर रहा है, जिसमें कंट्रोल रूम बनाना, 10 से ज़्यादा कंट्रोल रूम
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लस हमारे जो अलाइड डिपार्टमेंट्स को मिला के हम लोगों ने बनाए हुए हैं हर एक फॉरेस्ट एरिया में। उसके बाद हमारा फायर लाइन्स होती हैं। फायर लाइन्स क्या होती हैं कि जैसे फायर एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके, उसके लिए हमने एक पट्टीनुमा एक एरिया हम क्लियर करते हैं ताकि फायर रुक जाए। वो हमारा काम जोरों शोरों से चल रहा है। कंट्रोल बर्निंग करते हैं कि जैसे कुछ एरियाज में हमारी जो पाइन नीडल चलेतर यहाँ पे लोकल भाषा में बोलते हैं, उनको इकट्ठा करके हम उसको बड़े गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज श्रीनगर में 8वां अक़वाम मुत्तहिदा तहफ़्फ़ुज़ी वीक मनाया गया है, जिसका मकसद ये कि लोगों और ख़ासकर कॉलेज के तलबा को इस हवाले से बेदार किया जाए कि रास्तों को चलने और चहलकदमी के लिए आसान बनाया जाए ताकि लोग आसानी के साथ चहल सके। प्रोग्राम की थीम ये थी कि सड़कों पर है ज़िंदगी, चहलकदमी को महफूज बनाए। इस दौरान प्रोग्राम में ARTO श्रीनगर काज़ी इरफान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। We are also organizing it in Mr. Qazi Irfan sir, who has raised this here in BC. People from these respected departments who will be interacting, which is there in our Kashmir Valley. अभी साइकिलिंग, क्योंकि जो हमारे इस साल की जो थीम है, इस हफ्ते की जो थीम है, उसमें मेक सेफ साइकिलिंग सेफ, मेक वॉकिंग सेफ, दो चीज़ों पे बड़ा जो हमारी लास्ट ईयर जो कुछ सालों से हमारी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का भी बड़ा एक अहम हिस्सा है। तो अभी आपने देखा होगा कि हर जगह साइकिलिंग के कियोस्क्स है, तो लोगों में साइकिलिंग का एक तो रुझान बढ़ाना है। सेकंड, अगर आप मुझसे पूछें कि आप साइकिलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, किसी भी आम बंदे से पूछें कि साइकिलिंग क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो कह रहे हैं सर अभी सड़कें उतनी सेफ, डर रहता है। बट ये जो हम आज यूनाइटेड नेशंस का जो ग्लोबल वीक में जो हमारी जो मेन थीम है, इसमें हमारा फोकस यही रहेगा कि हम अपनी सड़कों को सेफ बनाएं, नॉट ओनली फॉर व्हीकल जो साइकिलिस्ट है या राइडर्स या जो व्हीकल चलाते हैं, बट फॉर पेडिस्ट्रियंस ऑल्सो, एंड जो साइकिलिंग करते हैं उनके लिए भी। उसमें हमारा मेन गोल ये रहेगा, वी विल ऑल्सो रिक्वेस्ट जो हमारे प्लानर्स हैं, बहुत काम हुआ भी है, कोशिश करेंगे कि एक्सक्लूसिव लेन्स पे हम फोकस करें ताकि साइकिलिंग जो है वो हमारी सेफ रहे। अगर आप एक्सीडेंट्स की बात करें तो हर दिन अराउंड 100 लोग हिंदुस्तान में पेडिस्ट्रियंस एंड साइकिलिस्ट की डेथ हो जाती है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि हमारी सड़कें अभी सेफ नहीं है। तो ये जो प्रोग्राम है ये उस डायरेक्शन में एक स्टेप है, माइलस्टोन है कि हम अब इसमें एक प्लस अवेयरनेस भी, मेरा ये मानना है कि बात करने से बात बनती है, तो आज बात हो रही है, इंशाल्लाह बात भी बनेगी और हमारी जो सड़कें हैं वो खूनी मैदान जो जंगी मैदान से बन के हमारे लिए। मिडल स्कूल शाह मौला मोहरीपुरा अछबल के तलबा ने आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने सड़क के बीचों बीच एक बड़ा खड्डा बनाया है जिसकी वजह से बच्चों को चलने फिरने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों ने कहा है कि मौसम खराब होने पर उन्हें हादसे का खौफ भी रहता है और इस मसले के हल के लिए जिला इंतजामिया से फौरी मुदाखलत की उन्होंने अपील की है। आप देख रहे हो, जबकि बारिश पड़ते हैं हमें स्कूल बंद करना पड़ता है। जब हम यहाँ इस रोड से नहीं चलते हैं तो ये छोटे छोटे बच्चे कैसे इस रोड पर चलेंगे। कितनी बार हमने इस मतलब जो हाईवे वाले हैं इनको हमने बोला 10 बार कि ये गड्ढा यहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम बना है। मतलब हमारे लिए छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे लिए पास हैंडीकैप्ड बच्चे हैं जो चल नहीं सकते। इनको बोला कि ये गड्ढा 10 बार बोला ये गड्ढा भर दो, लेकिन मतलब ये टस से मस नहीं हो रहा है। इनको हमने कन्वे भी किया बाय फ़ोन, बाय अदर मीन्स, उनको बाय पर्सनली हम मिले कि प्लीज़ ये गड्ढा यहाँ पे भर दो क्योंकि हमें परेशानी हो रही है चलने में। और ख़ासकर हमारे बच्चों को मतलब जहाँ बारिश का मौसम आता है तो हमारा स्कूल बंद पड़ जाता है क्योंकि बिकॉज ऑफ रेन, बिकॉज ऑफ मतलब मड, यहाँ पे बहुत सारी माड़ जमा होती है जिसकी वजह से हमारे बच्चे स्कूल में नहीं आ सकते। इसको रिक्वेस्ट करते हैं NH मतलब हाईवे वालों से, जो भी इसका मतलब कॉन्ट्रैक्टर है या जो भी इसका जिम्मेदार है, उनको ये हम इस्तदा करते हैं, प्लीज़ take a step, please look into this matter seriously and take a step so that we cannot face any problem in future. Es go MC rol te kam as gay bachis nearn mikes as karaw kya ka tawnos lege don yat waqtas mas yitis hisabas mas modern waqt
यह डिजिटल दौर यिथिस मज यु तावन तुम वन बे सरकारी स्कूल त्रो सा क्या कर पेरेंट क्या त्रा यिथिस मज तुम वो मुश्किल पकुन यम बच्चे सन पकन कित पकन कितन गया स्कूल वरी ये जो गड्ढा जब से यहाँ बना है तब से हमें बहुत दिक्कत हो रही है, बच्चों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और ये सड़क भी जो इसके साथ है ना स्कूल तक, इसमें भी बहुत प्रॉब्लम है, मुश्किलात है। और सबसे ज़्यादा जो ये गड्ढा है इस वक्त ये हमारे लिए मान लो एक आफत ही बन गया है, क्योंकि जब भी थोड़ा बारिश जब होती है तो फिर हम ऊपर जा ही नहीं सकते, हम नहीं जा सकते तो ये छोटे बच्चे कहाँ से जा सकते हैं। तो इसलिए आपसे हम गुजारिश करते हैं कि आप ये आला हुकाम तक ये हमारी ये बात पहुँचाए किसी तरह, ताकि हमें आगे मुश्किल ना हो जाए। जनूबी कश्मीर के सबजिला त्राल का दूर इफ्तादा इलाका बंगडार गुजर बस्ती आज के इस दौर जदीद में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मकामी लोगों ने बताया है कि इलाके से गुजरने वाले नाले पर वो पिछले कई दहाइयों से पुल तामीर करने की मांग कर रहे हैं, जो इलाके के लिए सबसे बड़ा मसला है। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में पुल न होने की वजह से यहाँ के अवाम को तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि अगर इलाके में कोई बच्चा बुजुर्ग बीमार होता तो उन्हें चारपाई का सहारा लेना पड़ रहा है। उनका कहना है कि जब सैलाब आता तो यहाँ पूरा इलाका मुनक़ता रहता है। दूसरे इलाकों से जो कि यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़े दर्द सिर बना हुआ है, उन्होंने अब हुकूमत से मुदाखलत की अपील की है और इस नाले पर पुल तामीर करने की मांग की है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम नूरुद्दीन गुजर है। मैं तहसील आरीपाल और गांव गुतरू का रहने वाला हूं। तो हमारे गांव को बहुत मुश्किलात इसलिए है कि जब ये हमारा गांव दो नालों के दरमियान में वाक़ा है और जिन दो नालों के नाम है सरायबंद नाला और बरारियांगन नाला। अगर हम सतूरा से जाएं तो हमें ये पहाड़ी ये पहाड़ी के ऊपर से गुजर कर जाना पड़ता है, और अगर हम नारसन के रास्ते से जाएं उधर सरायबंद नाला है सर, हम बीच में फंसे हैं। हमारे यहाँ इस नाले पर कोई पुल कोई चीज़ बिल्कुल टोटल नहीं है सर। पिछले 20 सालों से हम लड़ते आ रहे हैं, लेकिन सर हमारी कोई नहीं सुनता। लेकिन हम मीडिया वालों का बहुत शुक्रगुजार हैं जो वक्तन फवक्तन हमारी बात आला हुकाम तक पहुँचाते हैं और ये काम हमारे पास आते हैं और हमारी बात सुनते हैं। लेकिन हमें इतना मुश्किल है कि 7 दिन 15 दिन भी सैलाब के दौरान हमारा स्कूल बंद रहता है, और जो हमला औरतें हैं वो इस बीमारी की वजह से भी 2-3 औरतें यहाँ मर चुकी, लेकिन यहाँ पानी था, हम किसी अस्पताल में नहीं पहुँचा सके। हर अफसर हर MLA को हम गए, DC साहब को गए, सबों को गए। जब इनको वोटिंग होती है तो ये बोलते हैं हम सब कुछ करेंगे, हम आपका पुल करेंगे, हम आपका स्कूल करेंगे, हम आपका वो करेंगे यो करेंगे। लेकिन सर जब वोटों का टाइम ख़त्म होता है तो वोटिंग ख़त्म होती है, बाद में हमें कोई जानता ही नहीं है, और ना ही गोजरों का कोई है, और ना ही इनकी कोई बात सुनने वाला है, और ना ही कुछ काम करने वाला है। हमारा राशन हफ्तावार 15 दिन बंद रहता है, हमें नाले से पार जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। सर हमारी आला हुकाम से यही अपील है कि हमारे गुतरू बंगीडार को ये पुल होना चाहिए। मीडिया गुजर नाम है, गुतरू बंगीडार रहता हूँ। मसला ये है कि 50 साल से लड़ते आए हैं हम, हर किसी के पास जितने मिनिस्टर दुनिया में आए यहाँ सदारत पकड़ी, वजीर आला तक गए थे, किसी ने हमारा गौर नहीं किया। यहाँ आज तो पुल है ही नहीं, बच्चे इतनी दरबदारी स्कूल जा ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। अच्छा कहाँ पढ़ेंगे जिस वक्त में ये बारिश होती है, इतना पानी है, 3-3 4-4 दिन जो 15वीं 16वीं जमात पढ़ते हैं बच्चे वे भी बंद हो जाते हैं। तो वो भी किसी ने नहीं किया, हम गुजरों की कोई नहीं सुनता। हम 50 सालों की कदर की मांग करते हैं, काके नहीं। सब मुश्किलात बंद होते हैं, जब तक नाले से पानी मुकेगा तब तक बंद देना। यहाँ कहाँ पुल है ही नहीं पुल, कोई रास्ता ही नहीं किसी गाँव के साथ होता ही नहीं हमारा टोटली। और मसला ये है जिस वक्त में बारिश पड़ती है तो बर्फ पड़ती है,
थोड़ा पानी आता है, हम राशन नहीं ले आ सकते हैं। फिर हमको सुतूरा से यहाँ इस गंदी से गुजरना पड़ता है। सुतूरा से पुल से आते हैं यहाँ तो कोई नहीं, यहाँ सरबान नाला है, वहाँ ब्रियाडिंग नाला है, कोई रास्ता ही नहीं, हमारा रास्ता कट जाता है। वोटिंग के टाइम वो रास्ते पर टूटने की बात नहीं थी, वो वोट दो सब काम हो जाएगा, ये करेंगे, कदल देंगे, बच्चों को कितने मास्टर चाहिए और राशन यहाँ भंगीदार पर चाहेंगे और जो काम है। आज तो हम गए उधर, कोई अंदर बढ़ने ही नहीं देता। चपरासी को बोलता अगर कोई आया इसको बोलना साहब इधर है ही नहीं, तो चलो एमएलए है ही नहीं, मुखिया डंडा ही, और क्या गुजरों की बात कोई नहीं सुनता। यही अपील है हमारा पोल का, जल्दी करे गवर्नमेंट, बहुत मेहरबानी होगी। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल काउंसिल डोडा यासिर वानी ने कहा है कि आवारा जानवरों जो शहर में बदअमनी का बायस बनते हैं, जिसकी वजह से डोडा शहर गंदा हो रहा है। दुकानदारों का भी कारोबार मुतासर हो रहा है, आवाम को भी चलने फिरने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन आवारा जानवरों की वजह से ट्रैफिक की जो है ज़्यादातर रुकावटें पैदा हुई, ट्रैफिक जाम भी होता है। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा है कि उनके ख़िलाफ़ उन जो मालिकान हैं उन जानवरों के, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। म्युनिसिपल काउंसिल डोडा शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐलानात के ज़रिए आवाम को इस हवाले से में आगाह कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम यासिर हुसैन वानी है, मैं हूं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल काउंसिल डोडा का। तो आज जो अनाउंसमेंट हमने अभी शुरू की है, ये आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, जब से मैंने ज्वाइन किया बल्कि उससे पहले भी, तो काफ़ी माल मवेशी बाज़ार में आवारा घूम रहे हैं। तो लोगों को भी चाहिए कि इनको अपने घरों में रखें। उसके बाद अगर नहीं रखेंगे तो हमें एक एक्शन लेना पड़ा। हमने आज वो शेड हमने तैयार किया, 10-15 दिन से मैं लगा हुआ था इसमें। डीसी साहब ने भी बड़ी इंटरेस्ट ली इसमें, तो हमने इसमें इंटरेस्ट लेके तो हमने शेड तैयार किया है कि अगर लोग इनको अपने घरों में नहीं रखेंगे तो हमें बाद में क्या है कि आज शाम से या कल सुबह से हम इनको अपने फाटक में डालना शुरू करेंगे। बाद में तभी वो रिलीज़ होंगे जब वो एक अच्छा सा ऐसी खासी किस्म की वो पेनल्टी भरेंगे, उसके बाद हम उनको वापस करेंगे। आपने कल देखा एक गाय की या वो बैल थे जिसके ऊपर वहाँ कल एक गाड़ी उसके पैर के ऊपर से चढ़ गई, तो कितना खून बहा वहाँ पे। तो एक तो बेचारी उस गाय का भी जो पाँव टूट गया। तो उसके बाद भी आप देख रहे हैं जगह जगह ये गोबर भी करते हैं और गाड़ियों का शीशे, मैंने 2-3 गाड़ियों के शीशे टूटे हुए देखे, तो बड़ा खासा नुकसान करते हैं। मैं उनसे यही अपील करता हूँ कि मेहरबानी करें कि इनको अपने घरों में ही रखें या कोई ऐसी जगह जहाँ इनको घास खाने को मिले, न कि ये मार्केट में खाएंगे क्या, बल्कि नुकसान ही हमारा करते हैं। बिल्कुल चलाएगी, जब तक नहीं इनको हम यहाँ से बाहर करेंगे तब तक हम बैठेंगे नहीं। नाज़रीन, इसी के साथ ही अब तक आज का शुमारा इख्तिताम पज़ीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।